बार पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आपके समक्ष क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है और यह क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 में पूछा जा चुका है। आज हम इस वीडियो में इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न पत्र सेट 3 है और इस प्रश्न पत्र का कोड है 825 IZ। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? ए. विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने, बी. ज्यूसेपे मैत्सिनी ने, सी. ऑटोवन बिस्मार्क ने, डी. ज्यूसेपे गैरिबाल्डी ने। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले सबसे पहले हम कक्षा 10 की सोशल साइंस की बुक देख लेते हैं कि उस बुक में से यह कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। आपके समक्ष कक्षा 10 का सोशल साइंस का बुक प्रस्तुत है। यहाँ पर दिया हुआ है यंग इटली और यहाँ पर दिया हुआ है यंग यूरोप। तो हम इस पैराग्राफ को पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपे मैत्सिनी अर्थात यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना ज्यूसेपी मैत्सिनी ने किया था और ज्यूसेपी मैत्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। और इतना ही नहीं, उसने एक यंग यूरोप नाम की गुप्त संगठन की भी स्थापना किया था। इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैत्सिनी, उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था, या मैत्सिनी का जन्म कहाँ हुआ था, या ज्यूसेपी मैत्सिनी किस देश का क्रांतिकारी था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। अब आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि कार्बोनारी क्या है। तो कार्बोनारी इटली का एक गुप्त संगठन है। 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। तत्पश्चात उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। एक मार्सेई में यंग इटली की स्थापना की थी, दूसरा बर्न में यंग यूरोप की स्थापना किया था। यंग इटली की स्थापना मार्सेई में 1831 में किया था और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना 1833 में किया था। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था? ज्यूसेपी मैत्सिनी ने। यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना मैत्सिनी ने कहाँ किया था? मार्सेई में किया था। या यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने किया था? मैत्सिनी ने किया था। यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन की स्थापना मैत्सिनी ने कहाँ पर किया था? बर्न में किया था। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न बन जाएगा। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्यूसेपी मैत्सिनी इटली का क्रांतिकारी था। 1807 में इसका जन्म हुआ था, जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी इटली का एक गुप्त संगठन था और उसका वह सदस्य था। और ज्यूसेपी मैत्सिनी ने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। एक 1831 में मार्सेई नामक स्थान पर यंग इटली की स्थापना किया था और बर्न नामक स्थान पर यंग यूरोप की स्थापना की थी। ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है कि मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। अब मैटरनिक क्या कहता है ज्यूसेपे मैत्सिनी के बारे में? ज्यूसेपे मैत्सिनी के बारे में मैटरनिक कहता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। अब आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि ज्यूसेपे मैत्सिनी के बारे में किसने कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन? तो इसका सही आंसर होगा मैटरनिक। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ।
कि निम्नलिखित में से किसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए विक्टर इमैनुएल द्वितीय, ऑप्शन बी ज्यूसेपे मैत्सिनी, ऑप्शन सी ऑटोवान बिस्मार्क और ऑप्शन डी ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। अब आपको उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर पता चल गया होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ज्यूसेपे मैत्सिनी ने। ज्यूसेपे मैत्सिनी ने दो गुप्त संगठनों की स्थापना की थी, एक यंग इटली मार्सेई में और दूसरा यंग यूरोप बर्न में। अब इसमें जो तीन विकल्प और दिए हैं इनके बारे में भी जानकारी मैं बता देता हूँ। जैसे ये ऑप्शन ए दिया है विक्टर इमैनुएल द्वितीय, यह कौन था? विक्टर इमैनुएल द्वितीय के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब इटली का एकीकरण हुआ तो 1861 में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। इटली के एकीकरण का कार्य 1861 में जब संपन्न हुआ तो 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट विक्टर इमैनुएल द्वितीय को बनाया गया था। जैसे 1871 में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो विलियम प्रथम, काइजर विलियम प्रथम को सम्राट बनाया गया था। तो आपसे इस प्रकार दो प्रश्न यह भी बनता है कि इटली का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1861 ईस्वी में। और एकीकृत इटली का सम्राट किसे बनाया गया था? विक्टर इमैनुएल द्वितीय को। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। और एकीकृत जर्मनी का सम्राट किसे बनाया गया? विलियम प्रथम को। और इसमें सी ऑप्शन जो आपका दिया है ऑटोवान बिस्मार्क, तो ऑटोवान बिस्मार्क ये जर्मनी के एकीकरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये ज्यूसेपे गैरिबाल्डी और मैत्सिनी और कावूर, ये तीन व्यक्ति मिल करके, एक मैत्सिनी, एक गैरिबाल्डी और कावूर, तीन व्यक्ति मिल करके इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। अब इस पर भी एक प्रश्न आपका बनता है कि निम्नलिखित में से किसकी भूमिका इटली के एकीकरण में नहीं थी? अब जैसे आपके सामने चार विकल्प दे दे, एक मैत्सिनी, दूसरा गैरिबाल्डी, तीसरा कावूर, चौथा बिस्मार्क। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इटली के एकीकरण में तीन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रश्न नंबर 2 है, कार्न लॉ से संबंधित देश है। कार्न लॉ से संबंधित देश है ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है डी ब्रिटेन। कार्न लॉ से संबंधित देश है ब्रिटेन। कार्न लॉ कानून क्या था? अब इस प्रश्न का उत्तर होगा, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्न लॉ कानून क्या था, तो कार्न लॉ कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया वह कानून था जो उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों के दबाव में आकर मक्का या मकई के आयात पर पाबंदी लगा दी गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1815, सी 1817, डी 1818। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1815। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में हुई थी। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये महत्वपूर्ण है कि किन किन शक्तियों ने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। एक है ब्रिटेन, दूसरा रूस, तीसरी प्रसा और चौथी ऑस्ट्रिया। तो ब्रिटेन 18 जून 1815 को ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, और इनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। इस सम्मेलन में, यानी कि सम्मेलन को कांग्रेस कहते हैं, इस वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? आपसे यह प्रश्न सामाजिक विज्ञान में अक्सर पूछा जाता है। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया था। ड्यूक मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ड्यूक मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और वियना सम्मेलन का
अध्यक्ष भी था। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की। अब यह भी प्रश्न बनता है कि वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि हुई थी 1815 में, और यही ड्यूक मैटरनिक है जिसने जूसेप्पे मैत्सिनी को कहा था कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। और जूसेप्पे मैत्सिनी ने यह बयान भी दिया था कि जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो हमने देखा प्रश्न नंबर 3, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1815। प्रश्न नंबर 4 है, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा तकनीक पर, बी कृषि क्षेत्रक पर, सी परिवहन पर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले हम सोशल साइंस का बुक देखते हैं कि यह प्रश्न कहाँ से लिया गया है। यहाँ स्पष्ट दिया है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। और इसको मैंने हाईलाइट किया है, कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। अर्थात आर्थिक महामंदी जो 1929 से शुरू हुई थी, इसका कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर सबसे बुरा असर पड़ा। तो प्रश्न नंबर 4, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर पता चल गया होगा कि ए तकनीक पर पड़ा, बी कृषि क्षेत्रक पर पड़ा, सी परिवहन पर पड़ा, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्रक पर। महामंदी का सबसे बुरा असर कृषि क्षेत्रक पर पड़ा। प्रश्न नंबर 5 है, गुलामगिरी किसकी रचना है? ए ज्योतिबा फूले, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी मोतीलाल नेहरू की। तो प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ए ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की रचना है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय है? अब आप संघ सूची के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों को याद कर लीजिए। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों को याद कर लीजिए। उसी प्रकार समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों को याद कर लीजिए कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। यहाँ पर हमने दिया है संघ सूची के अंतर्गत सबसे 1 नंबर पर है प्रतिरक्षा, दूसरा विषय है विदेशी मामले, तीसरा है बैंकिंग, चौथा है संचार, और 5वां है मुद्रा। तो इन जो संघ सूची के प्रमुख विषय हैं, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा में से प्रतिरक्षा दिया हुआ है। और प्रश्न में पूछा है कि संघ सूची से संबंधित है, तो संघ सूची से संबंधित है आपका ऑप्शन ए प्रतिरक्षा। तो प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिरक्षा, संघ सूची से संबंधित है। आपका कृषि राज्य सूची से है, व्यापार राज्य सूची से है, शिक्षा समवर्ती सूची से है। शिक्षा को समवर्ती सूची में इसलिए रखा गया है क्योंकि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को होता है। एक बार बता देते हैं कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्तमान समय में वर्णन है। अब प्रश्न आपसे यह पूछता है
कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से है। अब ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में। और वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल कुल कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। और जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी और 1967 में एक भाषा सिंधी जोड़ा गया। 1992 में 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और 2003 में 4 भाषाओं को बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। तो इस प्रकार 67 में 1 भाषा, 92 में 3 भाषा और 2003 में 4 भाषा। तो 1 + 3 + 4, तो 4 3 7 1 8 भाषा, तो 14 और 8 22। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ऑप्शन सी, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। ऑप्शन डी, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। यह कथन गलत है। हमारे देश का संविधान किसी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता है, जबकि यहाँ लिखा है कि भारत का संविधान यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है और प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो यह कथन गलत है। तो प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9 है, जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? आपने लोकतंत्र की वह प्रसिद्ध परिभाषा पढ़ी होगी, सुनी भी होगी कि प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन होता है। अब्राहम लिंकन की यह एक प्रसिद्ध परिभाषा है। तो इस प्रश्न का हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, राजतंत्र की, बी, लोकतंत्र की, तानाशाही की और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनता का, जनता के लिए शासन, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र की विशेषता है। प्रश्न नंबर 10 है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में 4 बिंदुओं में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? देखिए, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जिसे कहते हैं, जैसे हमारा देश लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, तो ये तो सही है। यहाँ प्रश्न पूछा कौन अनुरूप नहीं है, यानी कि लोकतंत्र में 3 विकल्प इसमें से लागू होता है और 1 विकल्प लागू नहीं होता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारे भारतवर्ष जो कि एक लोकतंत्र है होता है। और बी है व्यक्ति की गरिमा, तो लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा को भी बरकरार रखा जाता है। और डी है कानून के समक्ष समानता, तो लोकतंत्र में कानून के समक्ष समानता भी प्रदान की गई है। और जो इसका ऑप्शन सी है यही करेक्ट ऑप्शन है, ये बहुसंख्यकों का शासन, ये लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, यानी कि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा बहुसंख्यकों का शासन। एक बार पुनः हम इस प्रश्न को देख लेते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा को भी बरकरार रखा जाता है और लोकतंत्र में कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, लेकिन ये बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र में नहीं पाया जाता। तो प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11 है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? ऑप्शन ए, केवल जैव, बी, केवल अजैव, सी, जैव और अजैव दोनों, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम संसाधन भूगोल संसाधन वाला चैप्टर देखते हैं। वहां पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन कितनी श्रेणियों में किया गया है
उसे जानने का प्रयास करते हैं। संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है। जैसे अब जैव संसाधन में मनुष्य आते हैं, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन। और अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? केवल जैव, केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जैव और अजैव दोनों। प्रश्न नंबर 12 है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट किस नगर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो। और अब हम इस प्रश्न को सोशल साइंस की बुक में देखते हैं कि यह कहाँ से लिया गया है। यहाँ दिया है रियो डी जेनेरो, यह किस देश में पड़ता है? ब्राजील में। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो इस पर 2-3 प्रश्न बन जाएगा आपका कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। और रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। रियो डी जेनेरो जहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था किस देश में स्थित है? ब्राजील में। और रियो डी जेनेरो में आयोजित हुए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य दिया है कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो ये था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन को 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में आयोजित करने का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 13, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है। खरीफ, आप फसल पढ़े होंगे कि रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और तीसरी जो प्रकार होती है वह जायद की फसल होती है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है वह यह है कि खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है जून जुलाई में, अक्टूबर दिसंबर में, मार्च मई में या अगस्त अक्टूबर में। इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले हम एनसीईआरटी सोशल साइंस का जियोग्राफी बुक देखते हैं कि यह कहाँ से प्रश्न लिया गया है। खरीफ फसलें, खरीफ फसलों की बुआई होती है मानसून के आगमन के साथ। मानसून के आगमन के साथ यानी कि जून और जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो खरीफ फसलों की बुआई मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है यानी कि जून जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ फसलें प्रमुख हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि। दूसरी तरफ रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। और प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। और रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, उसी प्रकार खरीफ की फसल कब बोई और कब काटी जाती है, और जायद की फसल कब बोई जाती है
और इसके प्रमुख फसल कौन कौन से हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरे और सब्जियां इत्यादि, चारे की फसलें। तो हमने इसको देखा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 13, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है मानसून के आगमन के साथ। तो मानसून का आगमन कब होता है? जून और जुलाई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जून जुलाई। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, बी अभ्रक, सी प्राकृतिक गैस, डी चूना पत्थर। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम एनसीईआरटी सोशल साइंस की बुक को देखते हैं। यहाँ पर खनिजों का वर्गीकरण दिया गया है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपका निश्चित तौर से सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में आता है। खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। और धात्विक खनिज में लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज। तो धात्विक खनिज कौन कौन से हैं उनको याद कर लीजिए, अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं उनको याद कर लीजिए। और यहाँ इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा खनिज, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऊर्जा खनिज है? तो ऊर्जा खनिज में आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ऊर्जा खनिज में आप 3 याद कर लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊर्जा खनिज की बात यहाँ पर की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऊर्जा खनिज है। तो लौह अयस्क ऊर्जा खनिज नहीं है, अभ्रक भी नहीं है, प्राकृतिक गैस, हाँ ये आपका प्राकृतिक गैस ऊर्जा खनिज है। ऊर्जा खनिज में 3 का जिक्र हुआ था, कोयला का, पेट्रोलियम का और प्राकृतिक गैस का। तो प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस। प्रश्न नंबर 15 है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग और सीमेंट उद्योग। तो इसमें हम कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग है? अगर हम सभी चारों विकल्पों को देखें तो हम ऑप्शन बी पाते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित एक उद्योग है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है 16, 18, 10 या 12। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 18। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या है 18। प्रश्न नंबर 17, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है, यह प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है या चतुर्थक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इसको हम सबसे पहले एनसीईआरटी सोशल साइंस की बुक में देखते हैं कि यह कहाँ से लिया गया है। यहाँ तृतीयक क्षेत्रक का जिक्र है और तृतीयक क्षेत्रक में आपका दिया है परिवहन, भंडारण, संचार, और प्रश्न में भी आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जिक्र है। तो यही प्रश्न आपका पूछा है, बैंक सेवाएं, व्यापार। तो ये आपका तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्रक। प्रश्न नंबर 18 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1992, 1986, 1990, 1995। तो इसका करेक्ट आंसर है 1986। 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम एक कानून बना था और संसद में यह अधिनियम पारित हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर 1986 को। तो इसीलिए 24 दिसंबर को प्रति वर्ष हमारे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को कोपरा अधिनियम के नाम से भी
जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1986। प्रश्न नंबर 19 है, किसी देश का विकास आधारित होता है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय पर, ऑप्शन बी औसत साक्षरता पर, ऑप्शन सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न को हम देखते हैं सोशल साइंस की बुक में, उसके बाद आंसर जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 19, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी औसत साक्षरता दर, ऑप्शन सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। तो ये आपका एनसीईआरटी का जो अभ्यास प्रश्न दिया है हूबहू प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में उठाया है। तो प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 20 है, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यहाँ पर दिया हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं और के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम करने की जरूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो मनरेगा 2005 में पारित हुआ था और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2005।